If you have a choice, then choose the best. But if you have no choice, then do the best. ये कोटेशन मुझे बहुत रिलेटेबल लगा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मंथन में आने वाले मेरे जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी मेहमान हैं, वो सब डूअर्स हैं। उन्होंने स्वयं अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखी है। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। कमलेश के मिश्रा जी उनका नाम है। उनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ, लेकिन उन्होंने पिछले कई सालों में कुछ ऐसे काम किए हैं जो शायद मैं नहीं जानती थी, और मुझे लगा कि उन चीज़ों को मैं आप तक पहुंचाऊं और उनके बारे में और अधिक जानकारी आपके बहाने इस बार मैं भी ले ही लूं, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मधुबनी, द स्टेशन ऑफ कलर्स। उसे 66th नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। फिर उन्होंने रहीमन पानी बनाई थी, एक डॉक्यूमेंट्री। उसे तब के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने उसे अवार्ड दिया था। उनकी एक किताब नाम से एक शॉर्ट फिल्म बनी है जिसे अनगिनत अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अभी भी वो किसी एक खास फिल्म पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में हम उनसे ही पूछेंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, अगर आप ये जानना चाहते हो कि फिल्म डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करना चाहिए या डायरेक्टर बनने के लिए क्या कैटेगरी या क्वालिटीज हमारे अंदर होना चाहिए, तो प्लीज आप सवाल जरूर पूछिएगा उनसे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी बातों का जो ज्ञान का होता है ना, भंडार है। और मैं आपको ये बताना नहीं भूलूंगी कि मैंने भी उनके निर्देशन में काम किया है, तो ये सौभाग्य मुझे भी मिल चुका है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जरूर उनसे बात कीजिएगा। तो मैं भेजती हूँ उन्हें एक छोटा सा रिक्वेस्ट, और आप भी उनसे सवाल पूछ। सर ये भेजा है मैंने आपको एक रिक्वेस्ट, प्लीज आप इसे देख लीजिएगा। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार युक्ता जी, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे इस नन्हे से कार्यक्रम के लिए आपने हामी भरी कि आप अरे मेरे साथ जुड़ेंगे। थैंक आप यू सो इतने मच सर। ऐसा कार्यक्रम क्या है, बिल्कुल ही कार्यक्रम आपके जैसे अनुभवी एंकर और अरे टीम सर, कार्यक्रम कर रही हैं, तो ये विस्तृत अनुभव का संसार है, किताब है, बिल्कुल। सर आपसे ही सीखा है, क्योंकि आपके निर्देशन में मैंने काम भी किया है, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है आज कि मैं आज आपसे बात करूंगी। जिनको मैं जानती हूँ उनकी बहुत अनजानी बातों से आज मैं रूबरू होंगी, और ये सब मंथन के माध्यम से आज हो पाएगा। जी जी। सर अभी आजकल आप बिजी चल रहे हैं, मैंने आपका टाइम लिया था, लेकिन आप किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। थोड़ा सा बताएंगे, अगर उसको छुपाना ना हो, राज ना हो कोई तो। नहीं, फिलहाल जो है वो एक मेरी डॉक्यूमेंट्री है, उसकी फिनिशिंग चल रही है, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन के लेवल पे। अच्छा। और एक लेखन कार्य है जो मैं कर रहा हूँ। एक फीचर फिल्म और एक वेब सीरीज है, वो मैं लिख रहा हूँ, तो उसके भी साथ साथ व्यस्तताएं भी वो है। तो अरे ये वाह। फिलहाल जो अभी चल रहा है, एक फीचर फिल्म है और एक वेब सीरीज है जिसपे मैं लेखन कार्य कर रहा हूँ। और बाकी अपनी जो पीछे की फिल्में हैं और पीछे के कुछ काम है, तो उसका भी तारतम्य जुड़ा रहता है, तो वो सब भी है। इसके अलावा जो फ्यूचर की प्लानिंग है, तो हाँ वो जी। देखने होते हैं, तो उसके लिए भी कुछ कुछ चीजें चल रही है। तो हम हाँ। मतलब कि पिछला कल, वर्तमान का आज और अगला कल, ये सब तो जुड़ा ही रहता है, उसको लेकर के चलना होता है, यही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और मैंने बहुत खबरों में पढ़ा कि आप आजमगढ़ के नाम से एक फीचर फिल्म भी बना रहे हैं, और जिसमें आप मेरे फेवरेट एक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं क्या, अगर वो सीक्रेटिव नहीं है फिलहाल नहीं, तो? बिल्कुल। आजमगढ़ थोड़ी पुरानी मतलब की कहानी है एक तरह से। 2001 से उसकी कहानी शुरू होती है, 2008 तक, मतलब वो उस प्लॉट की बात करूं तो हम्म। 2008 के बीच की कुछ घटनाएं हैं जो देश में हो रही थी, और उसके कुछ तार आजमगढ़ से जुड़ रहे थे। तो पृष्ठभूमि उसकी आतंकवाद है, लेकिन हम्म। जो आतंकवाद को सोचते ही फिल्म हमारे जहन में आती है, धूम धड़ाका, बम पटाखा, फोड़ फाड़। उससे अलग हट थोड़ी सी एक अलग ऑफ बीट
लाइन पे थोड़ी इमोशनल कंटेंट को भी रखते हुए, और रियली मतलब कि वो दो रियल इंसिडेंट से जुड़ी हुई चीजों को मैंने उसमें क्लब किया हुआ है। तो वो फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आप लोगों को जल्दी से देखने को मिल जाए। होपफुली किसी जल्दी ही किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम ये सूचित करें आप लोगों को कि वो फिल्म आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम सच में बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि पंकज जी उसमें काम कर रहे हैं और वो आजकल हर किसी के दिल की धड़कन बने हुए हैं। अपनी एक्टिंग से उन्होंने सबको कायल कर रखा है। तो बिल्कुल। उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? उनके स्टार ट्रांट्रम्स हैं या वो बहुत डाउन टू अर्थ है? जैसे वो बहुत सहज व्यक्तित्व के धनी है, और बहुत ही सहजता है उनके जैसे। उनकी वो अंदर बाहर एक ही है। अच्छा। तो हाँ, वो अंदर बाहर एक ही है। उनके साथ बहुत ही मतलब कि कंफर्ट जोन में कोई भी, हम तो छोटे डायरेक्टर हैं, जो बड़े डायरेक्टर हों छोटे डायरेक्टर हों उससे कोई वो नहीं है। वो बहुत ही कंफर्ट जोन में काम करते हैं। कोई उस तरह की चीज नहीं है कि आप आज की हम थोड़ा सा पहले उनके साथ, मतलब ये फिल्म थोड़ी पहले बन गई थी, जी। आने वाली है, लेकिन आज जब उनकी व्यस्तताएं बहुत हद तक मिनट टू मिनट काउंटेबल व्यस्तताएं उनकी है, तो हम्म। उसमें भी वो बेशक एक होता है ना कि व्यस्तताएं आपको थोड़ी आपसे अलग करती होंगी, लेकिन जो मिजाज मन और संबंध है उसकी प्रगाढ़ता वैसे ही रखते हैं वो। तो वो उस तरह के व्यक्तित्व है। सर मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा आपको मैं आज करेक्ट करना चाहूंगी। आपने कहा कि मुझ जैसे छोटे डायरेक्टर, तो आप कितने छोटे डायरेक्टर हैं वो हमें पता है। आपने जिस तरह के काम को किया है और जितने सालों से आप जिस शिद्दत से कर रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को यू छोटा डायरेक्टर कह के कम ना आके। क्योंकि देखिए, आप रियलिस्टिक चीजों पर बहुत ज्यादा फिल्में बनाते हैं, जैसे आपने डेली राइट्स के ऊपर बताया। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि आप उन सब्जेक्ट्स को छूते हैं जिन्हें अमूमन कोई भी डायरेक्टर छूने से डरता है। तो ये रिस्क लेने की आपकी ये आदत जो है, ये आपको मुश्किल में डालती है क्या? ये देखिए क्या है कि हम लोग जहां से निकले हैं, हम लोग एज ए जर्नलिस्ट निकले हैं। तो आपके मन में जब जर्नलिस्ट है तो वो समाज और घटनाएं भी साथ में रहती हैं, ट्रेवल करती हैं। हाँ। तो एक जर्नलिस्ट के तौर पे कुछ चीजों को छोड़ना बड़ा कई बार आसान नहीं होता है। मतलब उसको लगता है कि ये क्यों हम छोड़ें। तो दिल्ली राइट्स जैसी फिल्म नो डाउट एक ऑफ बीट ट्रैक है। और सच पूछिए तो दंगे पे फिल्म कोई भी डायरेक्टर, मैं भी नहीं बनाना चाहता हूँ, कभी हो ही नहीं ऐसी। अब ये हो ही नहीं। समाज में हैपनिंग अच्छी चीजें हों तो अच्छी चीजें बनाई जाएं। मैंने दो उदाहरण और भी दूंगा कि अच्छी चीजें हुई, मैंने उसको अच्छे वे में मैं उसको पिक किया। और दिल्ली राइट्स थोड़ी सी कड़वाहट वाली सिचुएशन थी। हम्म। तो छूना थोड़ा ये था कि पता नहीं लोग किस तरह से आपको जज करने लगे। हमारे राइट। उसमें है कि आपको जज करने लगते हैं कि आप इधर के हैं या उधर के हैं। एक प्री माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, फिल्म मेकर प्री माइंडसेट के साथ काम करे तो चलता है, लेकिन यदि जर्नलिस्ट प्री माइंडसेट के साथ काम करे तो हमेशा, मैं एक जर्नलिस्ट नए नए अपनी फील्ड में आ रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा, कहा कि हम्म। भैया इस फील्ड में आना शुरू किए हैं, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने उनको कहा कि थोड़ा उनकी मतलब कि चीजों को देखते हुए, तो मैंने उनको एक संकेत दिया। मैंने जर्नलिस्ट के लिए, जर्नलिस्ट को हमेशा कैलकुलेटर की तरह होना चाहिए। दो और दो चाहे जितनी बार गिने, चार ही आना चाहिए। अरे। ये नहीं कि कभी दो और दो 3.5 हो जाए और कभी 3:45 हो जाए और कभी 5:15 हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस दिन दो और दो जब तक गिनते रहोगे ना कि दो और दो 4 रहेगा ना, तब तक तो जर्नलिस्ट रहोगे। जिस दिन ये जोड़ घटाव गड़बड़ हो जाएगा उस दिन जर्नलिस्ट नहीं रहोगे। मैं जर्नलिस्ट रहा हूं। हम्म। और योगिता जी, मैं बहुत कई बार व्यथित होता हूं आज की जर्नलिज्म देख करके, बहुत ही, बिल्कुल। टू बी फ्रैंक। हम्म। एज ए जर्नलिस्ट और एज ए व्यक्ति, दोनों हम लोग
अपने जीवन में होते हैं। मैं एज ए पर्सन, मेरा एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो सकता है, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट यदि मेरा कोई पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो गया तो मैं जर्नलिस्ट नहीं रहूंगा। फिर मेरा देख नजरिया ही बदल जाएगा। फिर हम वो देखेंगे जो मुझे अच्छा लगेगा, और उस हर बात को क्रिटिसाइज करेंगे जिसको जिसका निजी जीवन से, मेरे व्यवहार और विचार से ताल्लुक नहीं होगा। उस चाहे अच्छी चीज हो, उसको हर। तो जो दिल्ली राइट्स में था वो यही हुआ कि उसमें लोगों ने 2 और 2 को 5 गिनना शुरू किया, कुछ ने 2 और 2 को 3 गिनना शुरू किया। तो वो ही सही सच पूछिए तो यदि मैं उसको एक इस तरह से समझाऊं तो दिल्ली राइट्स बनाने के पीछे ये जर्नलिस्ट लोगों का गणित ही था। मैंने देखा कि कुछ 2 और 2 को 5 गिन रहे हैं, कुछ 2 और 2 को 4 गिन रहे हैं, 3 गिन रहे हैं, 4 वाले ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। और एक दंगा इतनी भयावह है, उसमें है कि उसमें एक पीड़ा है, एक वेदना है, एक माँ की, एक बाप की, एक बेटे की, एक बहन की, एक पति की, एक पत्नी की। वो पीड़ा तो गायब है आपकी रिपोर्टिंग में, आप उसको इंस्ट्रूमेंट की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझसे इत्तेफाक कोई नहीं रख सकता। बहुत सारे दोस्त लोग मैं जानता हूं कि दिल्ली राइट्स नाम सुनते ही उनको लगता है कि मैं कोई पता नहीं क्या। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं उस 2 और 2 4 को करेक्ट किया है मैंने, बस। तो मैं ये बनाते वक्त जी मैं ये पूछ रही थी कि ये बनाते वक्त फिर आपको पुलिस प्रशासन इन सब से मदद भी मिली या आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप जिस टॉपिक पर बना रहे थे? जब इस तरह की फिल्म हम बनाते हैं, मैं कश्मीर में भी काम किए हूँ, और कश्मीर में भी मैं गया था, तो वो तब गया था जब 2003-4 में, जब काफी वहाँ हार्ड हिटिंग इंसर्जेंसी की, मतलब कि थोड़ी स्थिति खराब थी। लेकिन वहां भी मैंने कोई 8 एपिसोड का मैंने एक सीरीज किया था दूरदर्शन के लिए। वहां भी मैंने किसी भी से मदद लेना गवारा नहीं समझा। मुझे लगा कि यदि हम मदद लेते हैं ना, तो फिर उनका भी एक नजरिया हमें कैरी ऑन करना पड़ता है। राइट्स वाली सिचुएशन में तो आप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ, अपने सूत्र होते हैं, अपने संपर्क होते हैं, उसको आदमी लेकर के चलता है ताकि हम चीजों को फाइंड आउट कर सके, लोगों तक पहुंच सके। लेकिन पुलिस से, प्रशासन से उस तरह की कोई मदद लेकर के मैं निकला भी नहीं था, ना उसकी कोई चाहत थी। हाँ, मैं सबके पास गया, पुलिस के पास गया, जो सीनियर जर्नलिस्ट, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने ठीक ढंग से चीजों को देखना शुरू किया है अपने जीवन में, न सिर्फ इस घटना को बल्कि अपने पूरे पत्रकार, उन्होंने ऐसे चीजों को एक बैलेंस नजरिए से देखना शुरू किया। उनके व्यूज मैंने लिए, जो पीड़ित थे उनके व्यूज, उनके साथ में बैठा, उनके बीच। और कुछ ऐसे लोग जिनको टारगेट किया गया, इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई कि तुम इसमें शामिल हो, तो मैं उनके पास भी गया, उनका भी वर्जन जाना। स्कूली बच्चे जो फंसे हुए थे, जो कोचिंग में स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, तो उनके बीच गया। तो उस तरह से कोशिश ये रखी कि मैं अपना एडिटोरियल व्यूज कोई उसमें ना रहा। मैंने बिल्कुल ब्लैंक फ्रेम की तरह छोड़ दिया, उसमें जो जो मिलता गया मैं वो बिठाते गया। अच्छा, इस पूरी मेहनत के बाद कभी आपको कोई धमकी मिली कि ये चीजें दिखाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपने स्वयं भी कहा है कि किसी भी पहलू के लिए लोग अब आजकल बिल्कुल बायस्ड हो चुके हैं। लोग सच और सच्ची बात करना पसंद ही नहीं करते, सबने अपना एक नजरिया, पर्सपेक्टिव बना रखा है, उसी के जरिए बात करते हैं। अब आपने एक बिल्कुल साफ आईना सामने रख दिया, तो लोगों ने आपको धमकाने की कोशिश की? नहीं, मैं फॉर्चुनेट हूं कि इस तरह से अभी इस देश में वो स्वीकार्यता, मैं यदि अपनी बात करूं तो अब तक तो है कि मुझे इस तरह की कोई चीज नहीं मिली। लेकिन डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, फिल्म को लेकर के लोगों को चुभन हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक 1 साल जब दिल्ली दंगे के हुए थे, तो
2021 की फरवरी 23 को ये फिल्म एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई, वूट पे। और हमारा उनसे 2 महीने का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था, फिर उसका एक्सटेंशन होना था 2 महीने बाद एक रिव्यू करके टर्म्स एंड कंडीशन पे। तो विद इन 15 डेज, पहले 15 दिन तक तो लोगों को शायद भनक नहीं लगी हुई, समझ नहीं आया होगा, लेकिन जैसे लोगों के बीच फिल्म पहुंची तो 15 दिन बाद मुझे वुड से फोन आने लगे कि सर ये फिल्म हम कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले कि इसमें हमें बहुत सारे, दिल्ली से बहुत दबाव है, बहुत सारे लॉबी हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो ये नहीं चाह रहे कि ये फिल्म वुड पे रहे। तो मैंने कहा कि हमारा आपसे तो एग्रीमेंट है इस तरह के, तो आप रखें। तो बोले कि वो तो सब ठीक है, लेकिन हमें अपना भी दुकानदारी देखनी है। तो मैंने कहा कि अब 2 महीने तो हम कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखेंगे, आप इसके बाद रखना चाहें तो वो आपकी मर्जी, ना रखना चाहें आपकी मर्जी। तो उन्होंने कहा कि सर 2 महीने भी झेलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम अड़े रहे। मैंने कहा कि आप 2 महीने तो इसे रखें, यदि कोई दिक्कत हो, किसी को फिल्म से परेशानी हो तो आप मुझसे बात करें, मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत हो तो एक लॉबी जो इस दंगे के सच को छुपाने की पूरी कोशिश करती रही, वो लॉबी वहां पे सक्रिय हो गई थी। और यूट्यूब पे अब उसके ठीक दूसरी वर्षी एक तरह से कहेंगे, 23 फरवरी को हमने, तब वो नेशनल वाइड रिलीज थी, अब हमने इसको ग्लोबल रिलीज कर दिया। अरे अब वाह। मैंने कहा कि और कहीं नहीं तो एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब का एक चैनल करके और इस पे तो रखा जाए। तो ये ग्लोबली अब है, बढ़िया है सर। यूट्यूब है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक इंटरनेशनल प्रेशर को झेलता है। और यहाँ बिल्कुल। मैं कुछ पिछले 24 घंटे में कुछ हलचल इस फिल्म को लेकर के हुई है। अच्छा। वो पहले ये था कि आप बिना साइन इन किए आप देख सकती थी, लेकिन अब तो उसके लिए साइन इन करना पड़ेगा। और जो कि सेंसर ने तो उसको कुछ बिट के साथ यू सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन यूट्यूब ने, शायद मेरी टीम बता रही थी कि उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है 18+ के लिए। तो ये सब भी हो रहा है, थोड़ी हार्ड हिटिंग है। देखिए, हम इस सत्य को, इस फिल्म के साथ आप हो या ना हो, यदि आप देश की शांति के साथ हैं तो इस फिल्म की सच्चाइयों को एक बार जीवन में उतारना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। उससे आप अपना नफा नुकसान देखेंगे। एक भी पत्थर आपके इलाके में चला, एक शीशे का कांच भी तोड़ दे, तो भी समाज का, व्यक्ति का, उसके व्यवहार का, उसके विचार का नुकसान है। तो हो नहीं ऐसी चीजें, इसके लिए आप ये देखिए, आप मेरे साथ हो ना हो, फिल्म के विचार के साथ हो ना हो, फिल्म की सच्चाइयों के साथ हो ना हो, लेकिन वो मैं कह रहा हूं कि एक भी पत्थर ना चले, उसके लिए इस फिल्म को देखिए। आप देखें बताइए सर, कितना टफ टाइम है। कि ये समाज में ये नहीं होना चाहिए। स्वस्थ समाज में कम से कम 2000 22 चल रहा है। हम लोग हैं, और वो भी उसकी 2 दशक निकल चुका है। 20 साल इस 21वीं सदी के भी, मतलब कि 20% समय हम निकाल चुके हैं 21वीं सदी के, तब ये सब चीजें हो रहा है। तो ये स्वस्थ समाज के लिए अच्छा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, फिल्म में मेरी पीड़ा सिर्फ ये नहीं है कि वो एक माँ की पीड़ा है, मेरी उस बच्चे की भी पीड़ा है कि जिसको फोर्स किया जा रहा है कि पत्थर उठा। उसके लिए भी, उसकी उसके उसके करियर के लिए, उसके बच्चे के भविष्य, सुंदर भविष्य के लिए ये आप स्वीकार करके और अपने समाज को, अपने बच्चों को सिखाएंगे कि ये पत्थर उठाने की ना नौबत आए और ना पत्थर उठाए, तो ये समाज का भलाई होगा।
सर सच में मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि इस तरह की फिल्में बनाने के बाद कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने कहा आपको डायरेक्ट रूप पे धमकी नहीं दी गई, लेकिन आपके उस बनाए हुए क्रिएशन को जो कि सच पर आधारित है, उसको रोकने की हर मतलब जितना भी प्रयत्न किया जा सकता है, मुझे लग रहा है उतना प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आप हमेशा डटे रहते हैं ना अपनी चीजों पे, आपका डटा रहना वाला जो स्वभाव है, वही शायद विनर के तौर पर आपको आगे लेकर आता है। देखिए ना, आपने चाहे छोटा पर्दा हो चाहे बड़ा पर्दा हो, आपने कैनवस बड़ा और छोटा कभी देखा ही नहीं। रंग भरने की जो आपकी प्रक्रिया रही है वो वैसी की वैसी ही रही है। हाँ, वो देखिए, वो प्लेटफॉर्म और मीडियम बदलता है, बाकी आपका अप्रोच तो आ, एक वही होना चाहिए जो सर्व स्वीकार हो और स्वस्थ हो। तो वो अप्रोच है मेरी। आप आ, दूसरी फिल्मों की बात करेंगे तो उसमें आपको एक अलग तरह की चीजें भी दिखेंगी। सर जैसे आपने छोटे पर्दे पे भी बहुत सारा काम किया है ना, आपने बहुत सारी सीरीज बनाई, आपने म्यूजिक वीडियोस भी बनाए थे। तो आप जब अपना मीडियम चेंज करते हैं, तो क्या कुछ खास प्रयत्न आपको लगता है कि अपनी पर्सनालिटी में भी करना पड़ता है, या जिस आप शांति से आप हमारे कामों को किया करते थे, हमारे शोज बनाया करते थे, उसी बैलेंस माइंड उसी शांति से आप ये बड़े शोज भी बनाते हैं? बल्कि और ज्यादा शांति और ज्यादा पैसा। क्या है कि ऐसी चीजें करने के लिए कुछ चीजें छोड़नी होती है। तो एक वक्त आया जब लगा कि कुछ चीजें छोड़ करके इधर मुड़ना चाहिए। हम्म। तो वो छोड़ा, वो मतलब कि सामने की कई बार चीजें जिसमें आपको इंस्टेंट पैसा भी दिखता है वो, और हम्म। बट जोन भी दिखता है, वो चीज छोड़ा मैंने, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो अब क्रिएटिव, मेरी अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी एक मैकेनिज्म के तहत हो गया है अब। ठीक है, हम्म। क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है। और हार्म नहीं कर रहा है तो मतलब मैं जो चाहता हूँ करना वो नहीं हो पा रहा है। तो मैंने बहुत सारी चीजों को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का मतलब कि उसको थोड़ा सरकाया, किनारे किया, टीम को दे दिया। टीम कर रही है। मैं अभी भी मतलब कि मैं अब दो तरह से हम लोग काम करते हैं। एक मेरी टीम है जो मेरी अपनी कंपनी रन करती है, हम्म। और ऑन एंड ऑफ उसको मॉनिटर कर लेता हूँ। और मैं इंडिविजुअली अपने इन सब चीजों पे, अपनी फिल्मों पे, अपने लेखन पे आ, थोड़ा ज्यादा फोकस किए हूँ। तो अच्छा। उसका नतीजा आप देखेंगी। अभी मेरी फिल्म किताब, मैं चाहूंगा कि हम्म। वो जल्दी से जल्दी वो भी प्लेटफॉर्म पे आ जाए। यहाँ तो मैं आज हम्म। चाहूँ तो कर दूं, लेकिन एक बड़े हम्म। हम्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म से मेरा लगभग करार है। अच्छा। तो उन्होंने कहा है कि आप इसको थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, हम वहीं पे उसको दिखाएं। तो जब मेरी फिल्म किताब आप देखेंगी तो उसमें लगेगा कि एक अलग अप्रोच के साथ हमने बाकी जो टेलीविजन के प्रोग्राम से हट करके हम्म। एक अलग हम्म। अप्रोच उसमें है। उसमें एक ठहराव है, अस्थायित्व है, एक चिंतन है। किताब हमारे जीवन में जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के चलते जो हम प्रिंटेड बुक से नाता तोड़ लिए हैं, हम्म। उदास है, किताबें हैं लेकिन वो पढ़ने वाले नहीं है। हाथ में है, पलटना नहीं हो पा रहा है, रैक में पड़ा हुआ है, आपकी अलमीरा की शोभा है। तो उन सब चीजों की पीड़ा को किताब में बयां किया है हमने। अब मैं, वाह। हालांकि वो बने हुए 2-3 साल हो गए, ज्यादा ही हो गया। तो लोगों की कई बार मतलब कि हमारे जो कंसर्न लोग हैं कई बार दूर से मैसेज करते हैं कि भाई आप बातें तो करते हैं किताब किताब की, हम देखेंगे कैसे। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा सा और इंतजार कर लें। मैं उसको एक अच्छे बेहतर प्लेटफॉर्म पे उसको भी ले करके आने वाला हूं। और जो फिल्म है मेरी आजमगढ़, उसका भी बताया, वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम्म। जल्द किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाए वो भी। अच्छा सर, ऐसा कभी हुआ कि आपने कोई फिल्म बहुत
दिल से बनाई हो, बहुत शिद्दत से बनाई हो, और आपको पूरी उम्मीद हो कि इसको तो अवार्ड जरूर मिलेगा। क्योंकि हम जब काम करते तो दिमाग का कोई ना एक एक अनकॉन्शियस कोना होता है जो कि ना उस उम्मीद में होता है कि ये मैं सबसे बेहतरीन बनाऊंगा, इसको लोग अप्रिसिएशन जरूर देंगे। कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया हो, पर आपके जो आपने सोचा था उसके उलट लोगों के रिस्पॉन्सेज रहे? देखिए, अव्वल तो ये होता है कि हम सिर्फ अवार्ड के लिए नहीं बनाते हैं। मतलब कि अप्रिसिएशन। अवार्ड हाँ। भी एक जहन में होता है, लेकिन हम्म। अ, क्या होता है कि आप एक कोई चीज आपके जहन में क्रिएट होती है, तो आप उसको बेहतर वे में उतारने की हर संभव कोशिश करते हैं। हम्म। कई बार संसाधनों की कमी आपके आड़े आ जाती है। हम्म। जैसे मेरी पहली फिल्म आजमगढ़ है, तो उसमें आप मेरे संसाधनों की कमी शायद आप नोटिस करेंगे। ठीक है, कि शायद छोटी फिल्म है, कम पैसे में बनी है, लेकिन उसका अप्रोच आप बहुत करेक्ट पाएंगे। अब वो फिल्म एक बहुत ही अलग तरह की नैरेटिव के साथ थी, एक अलग तरह के हम्म। approach में। उसको लेकर के मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि बेहतर उसको क्रिएट, वो जो अवार्ड वाले सेक्टर में वो, हाँ। लेकिन मैंने देखा कि देश में नहीं लेकिन विदेशों में उसको अच्छे रिस्पॉन्स मिले। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, अ, अमेरिका के लगभग 3 बड़े फेस्टिवल में वो एक में फाइनलिस्ट भी रही। तो ऐसे वाह। कहीं ना कहीं उसको अ, देखा जाता है, मतलब कि फेस्टिवल में सेलेक्ट हो रही है। तो एक वो फिल्म थी। दूसरी ये थी कि किताब को लेकर के हम्म। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमें उम्मीद से ज्यादा मिला। अरे वाह। मतलब कि उन दिनों जब ये फिल्म हम भेज रहे थे, तो जहां भी हम भेज रहे थे तो ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे, मतलब 60% का एक तरह से हिसाब था कि यदि हम 10 जगह भेजे हों तो 6 जगह से उसका सिलेक्शन था, 2 जगह अवार्ड था। अरे। तो इस तरह से उसको रिस्पांस मिला। उसको लेकर के मुझे था कि ये नेशनल अवार्ड शायद विन, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो उसमें भी जूरी यदि कोई कमी देखी होगी तो शायद उसको वो लेवल नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो ऐसी चीजें भी आपको इनकरेज करती है। उसके बाद मैंने फिल्म बनी द स्टेशन ऑफ कलर्स। हम्म। तो मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स किताब फिक्शन है, शॉर्ट फिल्म हम्म। छोटी है। उसके बाद मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स है जो हम्म। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है। हम्म। वो एक आर्ट जो मधुबनी स्टेशन है बिहार में, हम्म। उसको वहाँ के फोक आर्टिस्ट ने अपने पेंटिंग से उसको सजाया। तो उस बनने की पूरी प्रक्रिया को हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन किया। तो वो ओ। आ, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल अवार्ड को अच्छी प्रसन्नता हुई। और उसके लिए मैं साधुवाद दूंगा अपने पूजनीय डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी, जो सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं। हम्म। ये उनकी हम्म। परिकल्पना थी बेसिकली। वो फिल्म उनकी पूरी, उसकी स्टोरी लाइन भी उनकी परिकल्पना थी। वो बड़े उस फिल्म को शिद्दत से बनाना चाहते थे। तो उनके ही निर्माण है। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे ये कार्य विश्वास सहित मुझे दिया, और मैं उस पर खरा उतरा। राष्ट्रीय स्तर पे उसको पुरस्कृत किया गया। तो वो भी फिल्म अभी प्लेटफॉर्म पे किसी पे नहीं है, होपफुली वो भी जल्दी आ जाएगी। सर, आपने बहुत सारा काम किया है, टीवी में, फिल्मों में। कोई ऐसी कृति आपकी जिसे करने के बाद आज जब पीछे मुड़ के देखते तो आप सोचते हैं, अरे क्यों किया मैंने ये काम? छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं।
कुछ समझ रही हूँ मैं। देखिए, इसलिए नहीं कि फिर क्या होगा कि सोचना पड़ेगा क्या क्या किया मैंने। आपने जानती हैं आप, हाँ, जो कुछ भी किया पूरे मनोयोग से किया। हम्म, तो कोई ऐसा नहीं है जिसमें ये लगा हो कि ये क्यों किया। और सच पूछिए तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको लेकर के आत्मग्लानि हो या कोई रिग्रेट हो या कोई मतलब उस तरह की मन में हो यार ये क्यों किया था। हाँ, मतलब कि हम इसकी जगह तब ये किए होते, वो एक कई बार लगता है कि उस दरमियान क्यों नहीं ये किया। लेकिन जो कोई किया हमने पूरे शिद्दत से किया, पूरे लगन से किया हमने। जो भी क्रिएट किया सुंदर क्रिएट किया, जो भी अपनी कलम से लिखा अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की, और उसको भी लोगों ने प्रेज किया। आपको बताएं कि हाँ, आ, मैंने एक फिल्म रहीमन पानी लिखी, बनाई। हम्म, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको विज्ञान भवन में देखा, और तब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था और उसका पूरा मीडियम इंग्लिश था। उस पूरी हम्म, कॉन्क्लेव जो भी चल रहा था उसमें मेरी फिल्म थी, उसका लैंग्वेज हिंदी था। हम्म, 2003 की बात है, वाजपेयी जी वो फिल्म को देखे। हम्म, प्रोटोकॉल के तहत उनके सामने उसका कॉपी भी रखी हुई थी, जो हम्म, स्क्रिप्ट। तो वो फिल्म देखने से पहले मैं नोटिस कर रहा था पीछे बैठा दूर कि कुछ पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। उसके बाद फिल्म देखे, फिल्म देखने के बाद उनका संबोधन था, तो उठे, डायस पे आए और उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मैं इस पूरी जो उसमें दर्शकों से क्षमा चाहूंगा कि इंग्लिश में मुझे बोलना है, तो मेरे भाषण को टेकन एज रीड कर लिया जाए इंग्लिश में, लेकिन मैं हम्म, बोलूंगा हिंदी में। और वो इस स्क्रिप्ट की, इस फिल्म की भाषा, इसकी शैली, इसके सम्मान में मुझे हिंदी बोलूंगा मैं। ओ, और मैं वो खुशनसीब आदमी हूं कि उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट की लाइनों को पढ़ करके उसकी व्याख्या की। वाह, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात थी एक फिल्म ये मेकर। बहुत बड़ा सम्मान है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मूर्धन्य मनीषी आपकी लाइनों को पढ़ रहे हैं और पढ़ करके उसकी व्याख्या करके ऑडियंस को बता रहे हैं कि इन लाइनों में कितनी बड़ी बात कही गई है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कमलेश मिश्रा जी यदि हमारे बीच में हैं तो मैं चाहूंगा कि मंच पे आए। तो मैं दूर पीछे भीड़ में बैठा हुआ था, मैं उठा वहां से, मुझे गार्ड करके लाया गया, मैं मंच पे गया, उनका आशीर्वाद मिला और उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इससे सुंदर स्क्रिप्ट फिल्म वाह, ही देखी है। वाह, और फिर मुझे पहली पंक्ति में बुलाया, बाद में उन्होंने मुझे अपने घर पे। अरे वाह सर, मतलब ये चीज मुझे नहीं मालूम थी। और मैंने कहा ना, आज मंथन के माध्यम से मैंने आपकी वो कहानी आपसे सुन ली जो मुझे मालूम ही नहीं थी। थैंक यू कि आपने आज समय दिया मुझे इन सब एक बातों को बताने के लिए। हाँ एक सर, और बताइए ना। बताऊंगा। हम्म, 2006 की बात है, तब एक कैंपेन लॉन्च हुआ था, 2004 में लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जरिए भारत सरकार का कैंपेन था, सेव द गर्ल चाइल्ड। हम्म, फीमेल फिटिसाइड को लेकर के देश बहुत चिंतित था, और सच में हम्म, सेक्स रेशियो में गिरावट आ रही थी, गैप हो रहा। हम्म, तो एक कैंपेन लॉन्च हुआ, 2000 सेव द गर्ल चाइल्ड, ये नारा था उनका। हम्म, बाद में उनको समझ में आया होगा कि ये अंग्रेजी का नारा नहीं चलेगा देश में। हाँ, तो उनको ये हुआ कि इसका हिंदी वर्जन, एक नारा ऐसा होना चाहिए जो हिंदी। अब देखिए स्लोगन तो कोई भी एक होता है ना कि स्लोगन कौन सी हाँ, हाँ, आदमी हाँ, लिख देता है, बहुत सारे लोग लिखते ही हैं। हम्म, लेकिन मैं आज सोचता हूँ कि उन्होंने भी अच्छा काम किया होगा, ठीक है, अच्छा हम्म, कि वो फिर घूम फिर करके मेरे पास आया, और इतना ही आया कि सेव द गर्ल चाइल्ड इंग्लिश में हम्म, है। हम्म, आप
क्या हिंदी। हम्म। तो फिर मैंने भी एक दो दिन उस पे मंथन किया। हम्म। संयोग से मैंने उन्हीं दिनों एक दूरदर्शन के लिए एक सीरीज लिखा था, वो भी सेम सब्जेक्ट पे था, फीमेल फिटिसाइड पे ही था। हम्म। तो वो सारे स्थितियों को मैं अपने एक मन से गुजर चुका था। फिर मैंने सोचने के बाद उनको नारा दिया मैंने, बेटी बचाओ। हाँ। तो वो बोले कि यार सेव द गर्ल चाइल्ड का ये हिंदी वर्जन बेटी बचाओ ना, गर्ल चाइल्ड में तो ना बेटी है हम्म। बच्ची है, लेकिन ये बेटी बचाओ कैसा अटपटा सा लग रहा है। हम्म। हम्म। तो मैंने उनको एक पूरी उसको एक्सप्लेन किया हम्म। कि देखिए गर्ल चाइल्ड हमेशा पास की नेक्स्ट डोर गर्ल लगती है बच्ची, हम्म। जो जा रही है आपके सामने से गर्ल चाइल्ड है, तो उसको बचाने की चिंता किसी को नहीं। आपको तो कम से कम वो चिंता नहीं होगी। ठीक। बिल्कुल। बचाना किसको है? जो बचाना है उसके पास। आपकी बीबी, आपके, और यदि महिला है तो आपके गर्भ में पल रही बेटी को बचाना है, उस भ्रूण को बचाना है जो कि शायद बेटी हो। हम्म। और वो पिता की जिम्मेदारी हो सकती है, घर की जिम्मेदारी हो सकती है और माँ की जिम्मेदारी, लेकिन सबसे पहले माँ की जिम्मेदारी है हाँ। और बाप की जिम्मेदारी है। तो उसको बेटी जब तक नहीं कहेंगे आप उससे कनेक्ट नहीं होंगे। आप लड़की कह करके तो नहीं कनेक्ट होंगे। हम्म। तो आप इस फील को समझिए कि वो बेटी है, वो लड़की नहीं है, उसको बचाना है। तो बहुत हाँ। सिंपल, बहुत सहज रखिए, बेटी बचाओ। बोले कि अटपटा फिर भी लग रहा है। मैंने कहा कि लगा के कुछ दिन छोड़ दीजिए किसी जगह पे, थोड़े दिन हाँ। चलाइए। हम्म। आज योगिता जी, मैं जब भी कहीं निकलता हूँ, बेटी बचाओ नारा जब भी दिखता है, तो अपने को अच्छा लगता है कि मैंने कुछ जीवन में इतना सुंदर रचा है। और सच आज में। सबसे ज्यादा प्रचारित प्रसारित होने वाला नारा है बेटी बचाओ। हाँ हाँ, हर जगह। मतलब यहाँ तक कि मैंने ऑटो रिक्शे के पीछे भी लिखा हुआ देखा है, बेटी बचाओ बेटी और पढ़ाओ। अब उनके साथ ऐड ऑन होता जा रहा है। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें बेटी पढ़ाओ भी जोड़ करके उस हाँ। व्यापकता को और विस्तार दिया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो करके वही तो। एक क्या बचपन बात है। के करियर के सृजन तक, उसके व्यक्तित्व के निर्माण तक का यात्रा हो गई। तो देखिए छोटी सी बात थी। मैंने पानी पे जो फिल्म थी 7-8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी, बेटी बचाओ नारा है, लेकिन ऐसी चीजें रच करके आपको अतिरिक्त खुशी तो मिलती है। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, आपका कोई ड्रीम है जो अभी पूरा करना भी आपको लगता है कि रह रहा है? अब है, अभी तो ये समझिए कि अ, जीवन का एक बड़ा हिस्सा मैंने टेलीविजन के उसमें निकाल दिया। हम्म। अभी जो सच पूछे, मैंने कहा ना कि मैं छोटे डायरेक्टर, सच पूछे तो हम लोग अभी पहले पायदान पे हैं। यदि हम अपने सेक्टर में जब बाकियों को देखते हैं हाँ। तो हमें लगता है कि हम कहाँ हैं, कहीं अभी सच पूछे तो कहीं नहीं है। एक यात्रा शुरू हुई है, तो हमेशा है, लेकिन उसका कोई मैंने कहते हैं ना कि कोई उसका मॉडल नहीं खड़ा कर रखा है कि वैसा एक काम करना है। अपने ढंग का, अपने ढंग से, और जो भी बने उत्तरोत्तर, मतलब ये बढ़िया से बढ़िया करते जाना है। क्योंकि हम्म। फिल्म मीडियम क्या है, लेखन और फिल्म मीडियम में थोड़ा सा, जैसे मैं कुछ लिखता हूं तो वो मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है, हम्म। लेकिन जब मैं फिल्म बनाता हूं तो पूरा का पूरा एक टीम वर्क होता है। तो जैसे ही वो उसमें टीम वर्क जुड़ता है, लॉजिस्टिक जुड़ता है, हम्म। और लॉजिस्टिक जुड़ता है तो वो फिर कॉस्टली अफेयर हो जाता है। तो राइट। कई बार हैं कि हमें वो
साधन जुटे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि जैसे जैसे मेरे में लोगों का विश्वास होगा तो हम में पैसे के साथ खड़े होने वाले मिलेंगे जो कहेंगे कि हम कुछ अच्छा सोचे हैं तो उसको फिल्म के रूप में ढाल दें। तो वो दिन भी आएगा, ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पे आएगा। बिल्कुल अच्छा करता रहूंगा और अच्छा करूंगा, ये विश्वास है मेरा। बिल्कुल सर, जब काबिलियत खुद में है तो विश्वास खुद पर ही होना चाहिए। और मुझे पता है जब आप किसी चीज में जुट जाते हैं तो वो चीज अपने आप भव्य हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और जो आपसे जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं और महसूस करते हैं। चलते चलते सर, मैं आपसे आखिरी सवाल बस ये पूछना चाहूंगी, जब कभी आप निराश होते हैं, टूटते हैं, तो खुद को संभालने के लिए क्या कहते हैं? देखिए, क्या है कि हम अपने आगे पीछे के इस समाज को देखते हैं उस वक्त, तो लगता है कि सब तरह की मुश्किलें, ऐसा नहीं है कि सारी मेरे साथ ही आ गई हैं और सारी खुशियां मेरे लिए ही है, ये भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे कम संसाधनों के बीच, और बहुत सारे लोग बेचैन हैं किसी कारणों से। तो मैं इसी समाज का हिस्सा हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं। तो ये मेरे हिस्से भी तो आएगा ही। और जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद कोई नया चैप्टर होगा, तो वैसे ही यदि कोई मुश्किल वक्त गुजर रहा है, चल रहा है, तो उसके बाद कोई अच्छा वक्त भी होगा। बाकी मैं किताबें पढ़ लेता हूँ, संगीत सुनता हूँ, और घूमना फिरना हो जाता है काम के सिलसिले में ही। और वैसे थोड़ा परिवार के लेवल पे भी घूमने फिरने की एक वो रहती है। अ, तो वो सब हो करके चीजों को हम लोग मैनेज कर लेते हैं। जी। आपकी बेटियों को आप अपने प्रोफेशन में ही लाएंगे या उनकी कोई और चॉइसेस हैं? नहीं, लाने की कोई वो नहीं है उनको। मैंने, मेरी बेटी बड़ी वाली एमएससी कर रही है किसी और विधा में, और हम्म। छोटी का लॉ में इंटरेस्ट है। तो उनकी अपनी चॉइस है, मैंने इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ है। आ, कोई वो नहीं है कि मेरी फ्रेंड जी। मैं कहूँ कि बच्चे लोगों को अपना खुद का, आज की तारीख में इतने सारे मतलब कि ओपन प्लेटफॉर्म है जहां वो अपने आप को जज करते हैं, अपने आप हम्म। को हैं, और वो जानते हैं कि वो किस में बेहतर कर सकते हैं या उनकी अपनी रुचि क्या है। और बच्चों का हर 6-8 महीने पे, 1 साल में, 2 साल में ना, उनका मिजाज बदलते रहता है। हाँ, मेरी छोटी बेटी थी, वो एक समय जब छोटी थी तो उसका बॉक्सर बनने का मन था। जाओ, फिर हुआ कि मैं गिटार बजाऊंगी, तो मैंने कहा गिटार बजा लो। तो बोली कि मैं फिल्म बनाऊंगी। थोड़ी बड़ी हुई, जब फिल्मों की समझ, बोला कि मैं फिल्म मेकर बनूंगी। तो मैंने अच्छा। डन, फिल्म मेकर। कुछ दिन बाद उसका मिजाज 12वीं में आते आते लग गया कि मुझे लॉ लॉ कर, करूंगी। लॉ करो। तो लॉ के बाद देखिए, फिल्म मेकिंग कोई ऐसी चीज है, आप चाहे तब आ जाइएगा। लवली। लिखना है, जहां मर्जी रह करके लिख लीजिएगा। तो दोनों, मेरी बड़ी बेटी भी अच्छा कर रही है अपने विधा में, और ये भी मुझे उम्मीद है कि वो भी अच्छा करेगी। तो मैंने छोड़ रखा है कि अपना, अपने ढंग से जो हम, हमारी जिम्मेदारी है वो हम निभाएंगे। हम गाइड करेंगे कि इसमें यदि कोई इफ बट है, कोई हर्डल है, पूछेंगे तो हम बताएंगे। लेकिन उनको पता है कि उनको क्या करना है, और वो करते देना चाहिए, मेरा ये मत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपनी पूरी जर्नी मेरे साथ शेयर की। मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच बताऊं तो बहुत प्रेरक लगा कि एक जर्नलिस्ट जो फिल्म मेकर है आज, जो स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, मतलब वीडियोस भी बनाते हैं,
मतलब बहुमुखी प्रतिभा जो है आज मेरे सामने मौजूद है, जिनसे मैंने आज बहुत सारी बातें सीखी है। आपका नितिन तहे दिल से शुक्रिया सर। नितिन, योगेंद्र, कोई नितिन जी है। नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लाइव में उनको जोड़ा जाए, पर अब मैं मंथन के प्रोटोकॉल में यूजुअली करती नहीं हूँ ऐसा कि जो गेस्ट है मैं सिर्फ उन्हीं को रखती हूँ, अब मैं क्योंकि थोड़ा अनाड़ी हूं में कि मैं कर नहीं सकता। अगर आप आज्ञा दे दे तो मैं जोड़ लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कोई दिक्कत कंफर्टेबल है नहीं। तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जोड़ लूँ उन्हें? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है जोड़िए। नितिन जी, नितिन जी मैं आपको जोड़ती हूँ। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे बस आपको, है ना? सर कैसे हैं? प्रणाम हाँ। सर, पहचाना आपने? जी पहचाना नहीं होगा वैसे। अरे जान लिया नितिन जी, कैसे हैं? अच्छा अच्छा। मैं बहुत कई साल हो गए आपसे मिले हुए, हाँ लगभग 20 साल हो गए। हाँ, शायद इतना लंबा नहीं, नहीं इतना लंबा तो नहीं हुआ। नहीं, हो गया हो गया। अच्छा। अनुज के साथ मिले थे हम, हाँ हाँ, जब हम आपके पास आते थे, बिल्कुल याद है, याद है। तो इसलिए आज ऑनलाइन देखा तो चलो आपसे मिलते हैं आज। अरे थैंक यू, थैंक इससे तो बात करने का मौका ही नहीं मिला। थैंक यू। ठीक है सर। और चलो सर, ठीक है, बाकी मिलते हैं। अनुज के साथ टच में है ही हम भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए। ठीक है, थैंक यू। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर, आपसे फिर मुलाकात करेंगे जल्दी। बिल्कुल। नमस्ते, नमस्ते। ठीक है, थैंक यू नमस्ते। सर, थैंक यू।